नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। एक नए सीरीज की महा मैराथन शुरुआत करने जा रहा हूं। एक पुस्तक जैसी आती है घटना चक्र, आप सब जानते होंगे इसको, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे एग्जाम को लेकर के। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर पूरा एक डिस्कशन करके वीडियो बना दिया जाए, हर सवाल करा दिए जाए। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला तो आपको घटना चक्र खरीदना नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो एक बोरियत फील होती है, कितनी बार पढ़ें, कान में लगाइए ईयरफोन और स्क्रीन पर बस देखते जाइए। अमरीश सर पूरे आसानी के साथ, डिस्कशन के साथ आपको एक घटना चक्र रटा देंगे, गारंटी है, वादा है। ये है उसका पार्ट 1, और इसी प्रकार पूरा का पूरा घटना चक्र जल्द से जल्द बड़े बड़े वीडियो के रूप में आपके सामने आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरा का पूरा हम घटना चक्र कवर करने जा रहे हैं। तो जो लोग एकदम नए हैं, पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। और दूसरी बात, इस पीडीएफ को मैं सिर्फ अपने पेड बैच में दूंगा, क्योंकि ये मेहनत की चीज़ है और मेहनत का थोड़ा बहुत तो अंश मिलना चाहिए। आप सब भी इस बात को मानते होंगे। इसके अलावा मैं टेस्ट लेता हूँ हर संडे को, और ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कला के साथ संबंध को स्थापित करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी फिर उसका एग्ज़ाम डेट आएगा, यानी कि एक लंबा टाइम पीरियड चलना है। इस बीच में आपकी तैयारी और आपके बीच का जो सह संबंध है ना, ये टेस्ट बना करके रखते हैं। तो इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन करें। इसके अलावा जो लोग कला के बारे में कुछ नहीं जानते, एकदम नए हैं, तैयारी में भी एकदम नए नए आए, नए नवेले हैं, अगर उनको जीरो से लेकर के और एकदम शिखर तक, यानी कि तैयारी की परिपूर्ण अवस्था तक गुजरना है, तो ये यात्रा आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने पेड बैच बनाया हुआ है। और ये दोनों चीज़, टेस्ट और पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। तो सूचना समाप्त हुई। अब हम चलते हैं अपने इस महामैराथन के पहले सवाल की ओर। सवाल है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेटो ने, बामगार्टन ने, हीगल ने या टॉलस्टॉय ने? तो उत्तर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसने? बामगार्टन ने। उद्देश्य क्या है? डिस्कशन हो, आपके सामने डिस्कशन किया जाए, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पढ़ने का, वो भी आप इसमें सीख पाएंगे। तो 18वीं सदी में बामगार्टन ने फिलॉसफी को लॉजिक, तर्कशास्त्र, और एथिक्स, नीतिशास्त्र, और एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य शास्त्र, 3 अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। ठीक है ना? बामगार्टन ने फिलॉसफी को लॉजिकल यानी कि तर्कशास्त्र, एथिक्स यानी कि नीतिशास्त्र, और एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य शास्त्र, 3 पार्टों में उन्होंने बांट दिया। तो क्या किया कि जो फिलॉसफी था उसका 3 पार्ट उन्होंने बनाया, एक तर्कशास्त्र, दूसरा नीति शास्त्र, और तीसरा सौंदर्य शास्त्र। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो एस्थेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र। क्या? सौंदर्य शास्त्र। और ये किसका पार्ट है? ये भी किसका पार्ट है? फिलॉसफी का, दर्शन का पार्ट है। और इसके 3 जो है वर्गीकरण किसने किए? बामगार्टन ने किए। और कब किए? 18वीं सदी में किए। अब नीति शास्त्र जो है, जिसे आप एथिक्स कहते हैं, ये मानव को बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की ओर ले जाता है। और सौंदर्य शास्त्र, जिसे आप एस्थेटिक्स कहते हैं, आनंद की ओर ले जाता है। और लॉजिक यानी कि तर्क शास्त्र, तर्क की ओर ले जाता है। ठीक है ना? तो अब मुझे लगता है कि इससे कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो बामगार्टन ने क्या किया? दर्शन शास्त्र के 3 पार्ट बनाए। कौन कौन से? तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। यही चीज़ आपको इसमें समझना था। ठीक है ना? इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। बामगार्टन को फादर ऑफ द एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना? एस्थेटिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। ये तो मैंने ऊपर ही आपको समझा दिया कि वो जो है आपके फिलॉसफी का ही पार्ट है। अगला सवाल देखते हैं, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? अब इसमें कुछ समझाना है आपको? बिल्कुल नहीं। कौन है? बामगार्टन है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह है। क्या है? तो जैसा कि यहाँ पर शब्द से ही स्पष्ट है, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। तो सामंजस्य नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, सिक्रेटिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक
हो जाएगा। और देख सकते हैं कि ये सवाल पीजीटी 2016 में पूछा भी गया है। सौंदर्य शास्त्र का उद्देश्य सौंदर्य तथा उसकी अनुभूति की व्याख्या करना है। साधारणतया सौंदर्य शास्त्र के विद्वान जिस सौंदर्य का विवेचना करते हैं वह साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं का सौंदर्य होता है। प्रकृति और मानव जीवन के सौंदर्य की व्याख्या किए बिना कलात्मक सौंदर्य का विवेचन करना संभव नहीं है। इसलिए सौंदर्य शास्त्र का विषय उस व्यापक सौंदर्य की व्याख्या है जो प्रकृति, मानव जीवन तथा कलाओं में विद्यमान है। सौंदर्य शास्त्र क्या है? दर्शन का एक पार्ट है। आपने भी ऊपर देखा था कि बामगार्टन ने इसका वर्गीकरण किया था। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन जर्मन दार्शनिक है? अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बामगार्टन या क्रोचे? तो ऑब्वियस सी बात है बामगार्टन। बामगार्टन कहाँ के थे? जर्मनी के थे, जर्मन दार्शनिक थे। ठीक है ना। अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। अलेक्जेंडर बामगार्टन जर्मन दार्शनिक के साथ ही साथ एक शिक्षक भी थे। इनका जन्म 17 जुलाई 1714 ईस्वी को जर्मनी, जिसे पर्सिया कहा जाता था, के बर्लिन में तथा मृत्यु 26 मई 1762 ईस्वी को वहीं जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन चित्रकार और विचारक थे। दांते इटली के दार्शनिक एवं कवि थे, जबकि क्रोचे इटली के आत्मवादी दार्शनिक एवं अभिव्यंजनवादी के प्रवर्तक थे। ठीक है ना। तो ये जो है सवाल जो पूछा गया है कि जर्मन दार्शनिक कौन है, तो ये बामगार्टन है। बाकी इन सब के बारे में नीचे आपको मिल जा रहा है कि वर्गीकरण क्या है। तो सीधा सीधा सवाल आपसे यही था कि जर्मन दार्शनिक इनमें से कौन है, तो बामगार्टन है। ठीक है ना। आपको याद क्या रखना है इसमें, बामगार्टन कहाँ के हैं, इतना याद रख लीजिए बस, इससे आपका काम चल जाएगा। आगे देखते हैं। एस्थेटिका फिलासफी इनका एक किताब है। इसके अलावा बहुत सारी इन्होंने और किताबें लिखी हैं और अधिकतर किताबें इनकी किससे रिलेटेड हैं? फिलासफी से ही रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं, एशियाई कला की अवधारणा किसने शुरू की? एशियाई कला की अवधारणा, एशिया मतलब भारत, पाकिस्तान और आपका जो है बांग्लादेश, जापान, ये सब एशिया के पार्ट हैं। तो सवाल क्या है, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ए.बी. हेबल, निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, ए.के. कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, या कोकुजो ओकाकुरा? तो आप जानते हैं कि ये कोकुजो ओकाकुरा जो है ना, इसने नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी कुछ ना कुछ सिखाया था। तो यानी कि ये उनसे पहले तो है ही है। तो इसका मतलब कि कोकुजो ओकाकुरा ही इसका सही जवाब होगा। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत जापानी कलाकार कोकुजो ओकाकुरा ने ही की थी। ये जापानी आर्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी थे। ठीक है ना। आगे देखेंगे, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, या रस की निष्पत्ति है? तो सौंदर्य क्या है? रस की निष्पत्ति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टीजीटी में देखिए पूछा गया तो इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। अब देखिए घटना चक्र है, तो इसमें आपको सारे सवाल के उत्तर दिखेंगे। मेरा उद्देश्य क्या है कि उसकी चर्चा हो, आपकी आंखों के सामने हो, आप कान में ईयरफोन लगा लें और देखते हुए चले जाएं। कई बार किताबी बात ना बहुत बोरिंग लगती है। किताब तो आपके पास जो है उसी में सब कुछ लिखा है जो कोई अध्यापक पढ़ाता है, लेकिन अध्यापक का काम क्या है? उस चीज़ को सरल करके आपके सामने उसका व्याख्या करना। वही काम मैं कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हाँ, जिन लोगों को टेस्ट और पेड कोर्स ज्वाइन करना मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई, फिर से चलते हैं अपने व्याख्या पर। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपना रस सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या? रस सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये भरत मुनि का नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कला जगत है ना भारत का, उसके केंद्र बिंदु हैं कौन? भरत मुनि और इनका नाट्यशास्त्र। वो चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई पेंटर हो, चाहे कोई म्यूजिशियन हो, इन सब की गाड़ी जहाँ जाकर के रुकती है वो है नाट्यशास्त्र। तो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का जो कला का केंद्र है वो नाट्यशास्त्र है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ये हमारे इस सोसाइटी के लिए, एशियाटिक सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये कला के लिए भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भावों के द्वारा रस की निष्पत्ति और प्रेक्षक द्वारा उसकी अनुभूति सौंदर्य का सर्वोच्च स्वरूप कहा गया है। ठीक है ना। भावों के द्वारा रस की निष्पत्ति, तो भाव ही रस को निष्पत्ति करते हैं। निष्पत्ति मतलब उसके जनक हैं,
जो उसको पैदा करते हैं, जो उसको प्रोड्यूस करते हैं, और प्रेक्षक यानी कि जो देखने वाला है उसके द्वारा उसकी अनुभूति सौंदर्य का सर्वोच्च स्वरूप कहा गया है। भारतीय मनीषियों ने रस, सौंदर्य एवं आनंद को लगभग पर्याय माना है। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब आपको यहाँ पर पता चलिए गया था कि सौंदर्य क्या है, रस की निष्पत्ति है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कलाकृति, जीवन का आनंद, अभिव्यक्ति, ये सब सही नहीं होंगे। इसमें सही क्या होगा, रस की निष्पत्ति। तो सौंदर्य क्या है, रस की निष्पत्ति है। अब बढ़ते हैं आगे। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजा अनुभूति, इंट्यूशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंट्यूशन का सिद्धांत क्रोचे ने प्रतिपादित किया था। किसने? क्रोचे ने। तो ये तो हो गया सिंपल सा जवाब। अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न जो है एस्थेटिक्स में, सौंदर्य शास्त्र में सहजा अनुभूति या जो इंट्यूशन है, इसका सिद्धांत क्रोचे ने प्रतिपादित किया था। क्रोचे ने कला को सहजा अनुभूति माना है। अभी लाइन आपको याद रखना है, क्रोचे ने कला को सहजा अनुभूति माना है। क्रोचे आधुनिक काल के महान सौंदर्य शास्त्रियों में से एक हैं। व्हाट इज ब्यूटी की विवेचना करते हुए उन्होंने एस्थेटिक ग्रंथ की रचना की। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए, एस्थेटिक आपने भी ऊपर देखा था कि सौंदर्य शास्त्र के पिता कौन है, तो आपने देखा था बामगार्टन। कौन है? बामगार्टन है। ठीक है ना, बामगार्टन है। तो सौंदर्य शास्त्र के पिता की बात होगी तो कौन होंगे? बामगार्टन। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द ब्यूटी, इसकी व्याख्या के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्रोचे ने जिस ग्रंथ को लिखा वो क्या है? एस्थेटिक है, सौंदर्य शास्त्र है। क्या है? सौंदर्य शास्त्र, या जिसे एस्थेटिक आप कहते हैं। तो अगर ये पूछे कि एस्थेटिक ग्रंथ किसने लिखा है, तो क्रोचे महोदय, जिन्होंने सहजा अनुभूति का सिद्धांत दिया, इंट्यूशन का सिद्धांत दिया, और व्हाट इज ब्यूटी यानी कि सुंदरता क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए उन्होंने एस्थेटिक ग्रंथ की रचना की। और एस्थेटिक के पितामह कौन है? सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन है? या दर्शन को, फिलॉसफी को 3 पार्टों में बांटा किसने था? तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र में बांटा किसने था? तो वो काम क्या था? बामगार्टन ने। लेकिन यहाँ पर एस्थेटिक ग्रंथ की रचना किसने की है? क्रोचे ने की है। याद रखना, भूलना नहीं। और इतना डिस्कशन मैंने कर दिया कि अब आप नहीं भूलेंगे। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और क्रोचे के बारे में। क्रोचे ने कला को तत्वतः भाषा माना है। क्या माना है? भाषा। ध्यान देना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्रोचे ने कला को तत्वतः क्या माना है? भाषा माना है, लैंग्वेज माना है। और भाषा का काम क्या होता है? भाषा एक जगह से निकले और दूसरे जगह पर प्रेषित होकर के अपनी बात को समझा दे, तो यही भाषा है। अब भाषा का माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को लिख करके समझाएं, कुछ चीज़ बोल करके आप समझाएं, या और भी तरीके अब तो आ गए हैं भाषा के। तो भाषा का उद्देश्य क्या है? संवाद स्थापित करना। तो क्रोचे महोदय का क्या कहना है कि अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य क्रोचे ने क्या कहा है कि तत्वता जो कला जो है ये क्या है? भाषा है। एक प्रकार का भाषा है जो अपने आप में एक बात करता है, अभिव्यक्ति करता है। और भाषा को तत्वता अभिव्यक्ति माना है, यानी कि बातचीत करने का एक माध्यम है, ये क्रोचे कह रहे हैं। क्रोचे ने अभिव्यक्ति के 2 विभेद किए हैं, एस्थेटिक सेंस यानी कि सौंदर्य स्वरूप, और नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक सेंस। तो 2 सेंस में उन्होंने बांटा है किसको? अभिव्यक्ति को। कला अभिव्यक्ति है और उसके 2 विभेद किए हैं, एक तो उसका सौंदर्य स्वरूप है और दूसरा उसका प्राकृतिक स्वरूप है। तो ये किसका वर्गीकरण है? क्रोचे का वर्गीकरण है। क्रोचे ने अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य को एक माना है। क्रोचे ने अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य को क्या माना है? एक ही माना है। और उन्हीं के शब्दों में कहा जाता है अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य 2 अवधारणाएं नहीं हैं बल्कि एक ही अवधारणा है। और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन कई बार पूछी गई है एग्जाम में कि किसका कथन है। अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य 2 अवधारणाएं नहीं हैं, एक ही हैं, बल्कि एक ही हैं। ठीक है ना, ये अलग नहीं है। एक्सप्रेशन एंड ब्यूटी आर नॉट 2 कॉन्सेप्ट बट ए सिंगल कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक ही अवधारणा है। तो इस प्रकार एक्सप्रेशन की जब बात होगी तो जो एक्सप्रेशन की थ्योरी है उसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? क्रोचे हो जाएंगे। कला को अभिव्यक्ति कहा तो इसीलिए एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी किसकी हो जाएगी? क्रोचे की हो जाएगी। एलटी वालों ध्यान देना, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं।
हीगल की भांति ही क्रोचे ने कलाकृति को बौद्धिक माना है, ठीक है ना। और क्रोचे माइकल एंजेलो के कथन का उल्लेख करता है, मैं अपने दिमाग से चित्र बनाता हूँ, हाथ से नहीं। समझ में आया। क्रोचे क्या मानते हैं कि जो कला है ना वो बौद्धिकता का प्रतीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई चित्र बना दे रहा है, इसमें दिमाग लगता है, एक सेंस काम करता है। और उन्होंने माइकल एंजेलो के बात को दोहराया कि मैं अपने दिमाग से चित्र बनाता हूँ, हाथ से नहीं। यानी कि चित्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? दिमाग की है, मस्तिष्क की है। ये कौन मान रहा है? क्रोचे मान रहे हैं, हीगल मानते हैं, और इसको माइकल एंजेलो भी मानते हैं। आगे देखेंगे, कला सहजा अनुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को दिया था। अभी आपने ऊपर देखा कि इंट्यूशन की थ्योरी किसकी है? क्रोचे की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्या इसमें भी कोई व्याख्या चाहिए? नहीं, बहुत व्याख्या हमने क्रोचे के बारे में कर ली। उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था, कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। ठीक है ना। अब ये देखिए, यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2018, ये 2018 का जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था कला का, उसमें सवाल पूछा गया था कि उस कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था, कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। चलिए बताइए, उत्तर तो लिखा हुआ है, हर्बर्ट रीड। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट रीड महानतम कला मर्मज्ञों में से एक हैं, यानी कि जो व्याख्या करते हैं, जो उन पर अपनी राय रखते हैं। हर्बर्ट रीड के अनुसार कला भी शून्य में स्थिर नहीं होती है, वह जीवन का अभिन्न अंग है। तो हर्बर्ट रीड का कहने का मतलब ये है कि कला कभी रुक नहीं सकती है, बिना कला के कुछ भी नहीं है। यानी कि ये जीवन का एक ऐसा अंग है जो एक उसका डायमेंशन है, आयाम है। जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, जैसे जीवन के लिए पानी अनिवार्य है, जैसे जीवन के लिए कपड़े अनिवार्य हैं, अच्छा वातावरण अनिवार्य है, उसी प्रकार जीवन के लिए कला भी अनिवार्य है। ये इसका अभिन्न अंग है, और ऐसा मानते थे प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, किस दार्शनिक का अभिमत है? अभिमत का मतलब वो ऐसा मानता है, सौंदर्य ही अभिव्यंजना है, सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। तो अभिव्यंजना का मतलब क्या होता है? ये अभिव्यक्ति का क्या है? अभिव्यक्ति का ये पर्यायवाची है। तो अभिव्यंजना का मतलब अभिव्यक्ति होता है। और एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी किसकी है? अभिव्यक्ति की सिद्धांत किसका है कला में? क्रोचे का है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्रोचे। यही बात यहाँ पर समझाई भी गई है। अभिव्यंजना का सिद्धांत यानी कि एक्सप्रेशन थ्योरी का सबसे प्रमुख प्रवर्तक कौन था? क्रोचे थे। उनके अनुसार सौंदर्यानुभूति आंतरिक अनुभूति है, उसे आत्म अभिव्यक्ति भी कहा जा सकता है। क्रोचे ने कला और सौंदर्य को लगभग पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया है, और किसी भी आदर्शवादी ने सौंदर्य को वस्तुगत गुण नहीं माना है। क्रोचे का यह कथन सौंदर्य अभिव्यंजना है, अस्पष्ट है। ठीक है ना। क्या है? अस्पष्ट, यानी कि स्पष्ट नहीं है। क्रोचे ने लिखा है कि सौंदर्य के माने हैं जिसका ध्यान कल्याणकारी हो, या जिसका ध्यान हमें श्रेष्ठतर मानव बनाता हो। ठीक है ना। तो सिंपल सा बात आपको याद रखना है कि एक्सप्रेशन थ्योरी किसकी है? क्रोचे की। इतनी बात याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सो उद्देश्यता है। क्या है? सौंदर्य उद्देश्य विहीन सो उद्देश्यता है। यह कथन किसका है? यह उक्ति किसकी है? देखिए, एक तरफ से सारे सवाल पूछे गए हैं एलटी ग्रेड 2018 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी इज द परसिवेंस विदाउट पर्पज। ठीक है ना। तो सौंदर्य क्या है? उद्देश्य विहीन सो उद्देश्यता है। और एक कथन किसका है? कांट का है। एक कथन किसका है? कांट का है। कांट एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। तो सौंदर्य उद्देश्य विहीन सो उद्देश्यता है किसका है? कांट का है। आगे देखेंगे, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? तो इसमें उत्तर आपको सीधे सीधे दिख रहा है, इमर्सन। ये सवाल भी एलटी ग्रेड में पूछा गया है। अब आप ये समझ गए होंगे कि एलटी ग्रेड के लिए ये वाला जो पार्ट है, यानी कि सौंदर्य शास्त्र वाला जो पार्ट है, एस्थेटिक वाला जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन, इन्होंने कहा था, जो कुछ भी सुंदर है उसे देखने का अवसर कभी मत खोना। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है जो पवित्र संसार है। हर स्वच्छ चेहरे में, हर स्वच्छ आकाश में, हर स्वच्छ फूल और देवता के रूप में भगवान का आशीर्वाद लें।
यानी कि ये एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर में ऐसी आस्था रखते हैं कि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो उसको किसने बनाया है, उसको गॉड ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। वो किसी भी रूप में हम उसको देख लें, कोई अच्छा फूल आपको दिख जाए, कोई अच्छी संगीत आपको दिख जाए, कोई अच्छा साहित्य आपको दिख जाए, जहाँ पर आपको खूबसूरती दिखती है वो किसका है, वो भगवान का हस्तलेख है। क्या है, भगवान का हस्तलेख है, उनका आशीर्वाद है। तो ये किसने कहा, इमर्सन ने कहा। आगे देखेंगे, अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है, ये किसने कहा था, ये कहा था अरस्तू ने। किसने, अरस्तू ने कहा था। तो अरस्तू के अनुसार अनुकृति करना कला का परम पावन धर्म है। अनुकृति का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो पहले से हो, विद्यमान हो, उसको देख करके, उससे कुछ सीख करके कुछ नया करने की कोशिश करना ही अनुकृति होता है। और अरस्तू का मानना है कि कला क्या है, एक अनुकृति है। मानव में बाल्यकाल से ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। ये चीज़ तो आप लोग भी महसूस करते होंगे, घर में बच्चे होंगे, वो माँ बाप को देख करके सीखते हैं, अनुकरण करते हैं उनका। और संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल करके सीखता है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन थ्योरी है। हम सब छोटे थे तो अपनी माँ से सीखा, थोड़ा और बड़े हुए तो बाप भाई और समाज से सीखा, और बड़े हुए तो विद्यालय में गए अध्यापकों से सीखा, थोड़ा और समझदार हुए तो किसी अध्यापक से, किसी सेलिब्रिटी को अपना हीरो मान करके उससे सीखा। और इस प्रकार हम सीखते चले जाते हैं। लेकिन सीखने का जो एक क्रम है ना, उसमें क्या है, अनुकृति है, अनुकरण है, किसी को देख करके सीखना है। तो ये बात कौन कह रहे हैं, अरस्तू कह रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक जो है संशय है, उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर आरंभिक कुंजी में बी माना था, यानी कि हीगल को माना था। लेकिन जब अंतिम कुंजी आई, यानी कि जब कोर्ट का डंडा पड़ा, तो सरकार का दिमाग ठिकाने लग गया, तब उन्होंने इसको सी माना, यानी कि अरस्तू को सही माना। तो जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं हीगल और अरस्तू में, वो इस बात को पढ़ करके इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि अनुकरण ही कला का मूल है। ये अरस्तू का विचार है, इसको सही माना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने। और अगर वो कह दिया तो अपने आप में संविधान से कम नहीं है, क्योंकि कई बार वो इतना गलत बात को भी सही कह देता है और उसी को मानता है, अड़ जाता है उसी पे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं यहाँ पर। प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में, अब इसको आप यहीं पर पकड़ लीजिए, द रिपब्लिक किसका पुस्तक है, प्लेटो का है। और इसमें इन्होंने क्या कहा, अनुकृति का सिद्धांत दिया। क्या दिया, अनुकृति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत दिया। किसने, प्लेटो ने। होमी जहांगीर भाभा ने अनुकृति सिद्धांत पर काफ़ी कुछ लिखा है। इसके अलावा हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। तो जो हीगल का मानना है कि कला क्या है, जो भी भौतिक चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, भौतिक का मतलब वो चीज़ें जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हीं को प्रदर्शित करने का माध्यम कला है। तो ये हीगल का कहना है। लेकिन अरस्तू का क्या कहना है कि सब कुछ अनुकरण ही जो है वो कला है। तो कला क्या है, एक प्रकार का अनुकरण है। तो हीगल और अरस्तू में अंतर आप स्पष्ट कर लेंगे। आगे देखेंगे, महान दार्शनिक अरस्तू ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया है। महान दार्शनिक अरस्तू ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, अनुकरण का सिद्धांत, क्योंकि अभी आपने ऊपर समझा कि अरस्तू ने अनुकरण का ही सिद्धांत दिया। ठीक है ना। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत, ठीक है ना, इसके प्रणेता कौन है। अनुकृति या जो है अनुकरण, ये कोई भी हो, अलग अलग नाम से आ जाए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अरस्तू। ठीक है ना। आगे देखेंगे, अरस्तू के अनुसार कला क्या है। तो सिंपल सी बात है, क्या है, अनुकृति है। अरस्तू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका अनुकृति का सिद्धांत याद रखना। अरस्तू के अनुसार कला क्या है, एक प्रकार की अनुकृति है। अरस्तू ने कला को क्या कहा था, तो प्रकृति की नकल। अनुकरण का मतलब नकल ही होता है। ठीक है ना। जब सम्मानित तरीके से हम कहते हैं नकल को, तो हम कहते हैं किसी का हम अनुकरण कर रहे हैं, किसी की अनुकृति तैयार कर रहे हैं। तो अनुकरण भी एक प्रकार का नकल होता है। तो प्रकृति का नकल ही क्या है, कला है। और यही है अनुकरण का सिद्धांत, जिसे अरस्तू ने दिया था। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन और दीक्षा, यानी कि उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु कौन थे, सुकरात थे। ठीक है ना। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और सुकरात के शिष्य एवं अरस्तू के गुरु थे। ठीक है ना।
तो ये जो हायरार्कीज को ऐसे आप याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर सुकरात, सुकरात के बाद में कौन आपके आएंगे? प्लेटो आएंगे। कौन आएंगे? प्लेटो आएंगे। प्लेटो की कौन सी पुस्तक थी? द रिपब्लिक, याद रखना। और इनके जो शिष्य हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने क्या दिया? अनुकरण का सिद्धांत दिया। तो सुकरात, उनके शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। हायरार्की इसको आपको याद रखना है। उसने अपने शिक्षक सुकरात और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी अरस्तु के साथ पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र और विज्ञान की स्थापना की थी। किसने? प्लेटो ने। सुकरात के विचारों और सिद्धांतों को प्रचलित करने का श्रेय प्लेटो को ही जाता है, जिन्होंने गुरु सुकरात की शिक्षाओं को समझाया व उनके मत को नए आयाम भी दिए। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जो हायरार्की है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये याद रखना। अब इसका आप शॉर्टकट बना सकते हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, यानी कि SPA, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। या कोई हिंदी अगर इसका बन जाए, जैसे सुकरात है और प्लेटो है तो पा है और इसके बाद में अरस्तु है, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आप कोई अपना बना लेंगे तो याद रहेगा आपको। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? तो मैंने बताया ना कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे एशिया की कला के लिए। तो ऑप्शन तो सी सही होगा, भरत सही होगा, भरत मुनि सही होगा। थोड़ा सा व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक भरत थे, और ये भरत कौन है? भरत मुनि। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया, जो सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप, उसकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में सविस्तार वर्णन किया गया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? शांत्यायना, भरत, अभिनवगुप्त या भट्टनायक। तो नाम से आप स्पष्ट कर लेंगे। भरत तो भारत जैसा नाम है, अभिनवगुप्त और भट्टनायक ये सब भारत जैसे नाम है। शांत्यायना ये भारत का नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो आधुनिक सौंदर्य चिंतकों में अमेरिका के जॉर्ज शांतायना, ठीक है ना। तो जॉर्ज शांतायना कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, इसको याद रखना। कहाँ के हैं? ये USA के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, ठीक है ना। इन्होंने सौंदर्य को 3 प्रकार से बताया। प्रथम पदार्थ, दूसरा आकार और तीसरा अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है? कला को अभिव्यक्ति किसने कहा? एक्सप्रेशन थ्योरी किसने दिया? क्रोचे ने दिया। किसने दिया? क्रोचे ने दिया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं रटा दूंगा। क्रोचे ने अभिव्यक्ति का सिद्धांत दिया। वहीं आप देखते हैं तो अरस्तु ने क्या कहा कि ये प्रकृति का क्या है? नकल है। क्या है? प्रकृति का नकल है। इमर्सन ने कहा कि भगवान का आशीर्वाद है, ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। अब वहीं पर जब आप देखते हैं कि जब बात करते हैं जॉर्ज शांतायना, तो इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा। पहला पदार्थ, दूसरा आकार और तीसरा अभिव्यक्ति। तो इन्होंने सौंदर्य को 3 भागों में बांटा। सबसे मूल चीज़ है पदार्थ, और उसके बाद में उसका एक आकार होगा, और वो आकार और पदार्थ मिल करके एक अभिव्यक्ति करेंगे। तो ये 3 पार्ट बांटा किसने? अमेरिका के जॉर्ज शांतायना ने। ये भी एक सौंदर्य शास्त्री है। तो इन्होंने सौंदर्य के प्रसंग में एक्सप्रेशन शब्द प्रयुक्त किया, ठीक है ना, जो कि क्रोचे ने भी इस्तेमाल किया था। इन्होंने सौंदर्य को आनंद के अर्थों में परिभाषित किया, यानी कि जॉय के रूप में इन्होंने बताया सौंदर्य को। इन्होंने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर कह करके संबोधित किया। ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर का मतलब कि एक वस्तुनिष्ठ आनंद है। क्या है? वस्तुनिष्ठ आनंद है। अब वस्तुनिष्ठ आनंद का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा आनंद है जो सबको दे सकता है। जैसे अगर मोनालिसा का चित्र बना हुआ है, तो मोनालिसा का चित्र ऐसा तो है नहीं कि पिकासो को आनंद देगा तो हमें आनंद नहीं देगा। तो यही बात है, कहने का कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर है, यानी कि ये वस्तुनिष्ठ है। ये इसके वजह से देख करके लोग जो है खुश होते हैं। व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको देख पाता है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा। आगे देखेंगे, लावण्य योजना किसे कहते हैं? अब ये आ गया आपका भारतीय सौंदर्य शास्त्र। लावण्य योजना किसे कहते हैं? तो बाह्य सौंदर्य व्यंजना को
लावण्य योजना कहा जाता है। लावण्य चित्र का वह सौंदर्य गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लावण्य क्या है? किसी भी कला का जो सबसे बाहरी रूप है, जो दिखता है दर्शक को, वही लावण्य है। जब बाह्य रूप के सौंदर्य के साथ आत्मिक भाव सौंदर्य एकाकार हो जाता है तो चित्र अधिक सुंदर व रसोत्पादक हो जाता है। भारतीय कला में लावण्य का अर्थ केवल बाह्य रूप का आकर्षण नहीं, बल्कि उसमें आत्मिक सौंदर्य का भी विचार होता है। कोमल तथा लोचपूर्ण आकृति रचना, रंगों की संगति तथा संयोजन, इसका आकर्षण आदि चित्र की लावण्य की सृष्टि करते हैं। ठीक है ना। लावण्य चित्र के बाहरी सौंदर्य को प्रभावित करती है। जिस प्रकार खाने में बिना नमक के कोई स्वाद नहीं होता, उसी प्रकार कलाकृतियों में लावण्य के बिना कोई सौंदर्य नहीं रह जाता। यानी कि अंदर से कोई कला कितनी अच्छी है और वो बाहर जो प्रकट हो रही है ना, वो जो प्रकट होना है वही लावण्य है। लावण्य के विषय में आचार्य अविन्द्रनाथ टैगोर ने या ठाकुर यावनी बाबू ने कहा था, भाव की ताड़ना से भंगिमा दौड़ती जा रही है, मतवाले घोड़े की तरह असंयत, उद्दाम, असहिष्णु, यहाँ तक कि अशोभन तौर से अपने को प्रमाण की सीमा से विच्छिन्न करके। अब यहाँ पर एक डिस्प्यूट है, उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ये माना था और बाद में सी माना। अब देख लेते हैं विकल्प ये क्या था? सुंदरता था। तो लावण्य को बाह्य सौंदर्य का व्यंजना माना जाता है, ये बात एकदम सही है और इसे चयन बोर्ड ने मान लिया है। तो आगे से आप कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। लावण्य योजना का मतलब होता है किसी कला की बाह्य सुंदरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? तो सिंपल सा, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। पीजीटी 2009 में इसको पूछा गया है और इसको फिर से आयोग ने कोई इस पर क्लेम नहीं किया। लावण्य योजना क्या है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो ये किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, क्रोचे या रस्किन का है? तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ये किसका है? रस्किन का है। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकृति सौंदर्य के परम उपासक रस्किन के अनुसार, अब आपको क्या याद रखना है? जो रस्किन है वो प्रकृति सौंदर्य के परम उपासक है, उसके भक्त हैं, उसकी तारीफ करते रहते हैं प्रकृति की। प्राकृतिक सौंदर्य चरित्र के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। प्रकृति और कलात्मक सौंदर्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्राकृतिक सौंदर्य निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। रस्किन ने अपने ग्रंथ में कहा, मेरी समस्त कला रचनाओं का स्रोत कला प्रेम आधारित नहीं बल्कि पर्वत और समुद्र पर है। तो रस्किन का संबंध किससे है? इन्वायरमेंट से है। सीधा सीधा आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। रस्किन का मानना है कि मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है। तो जो भाव है मनुष्य के अंदर, उसको कला के द्वारा प्रकट करता है, ये रस्किन का मानना है। अर्थात कला एक अभिव्यक्ति है। तो फिर वही क्रोचे वाली बात पर ही लोग आ गए। ठीक ना। वह लेखक, समालोचक, कलाकार तीनों था। कौन? रस्किन। रस्किन क्या मानते हैं कि जो है अगर कला और प्रकृति की बात हो तो प्रकृति उसमें श्रेष्ठ है, प्रकृति ही सब कुछ सिखाती है, ये बात रस्किन मानते हैं। 1846 ईस्वी में प्रकाशित मॉडर्न पेंटर्स नामक ग्रंथ में उसने बताया। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट बात है। मॉडर्न पेंटर्स के लेखक कौन है? रस्किन है। कौन है? रस्किन है। इसमें उसने क्या बताया कि कला के केवल 3 कार्य हैं। क्या क्या? मानव की धार्मिक आस्थाओं के व्यक्ति, समझिए इसको कि ये कहना क्या जा रहा है, उनकी नैतिक स्थिति की पूर्ण लब्धि और उनकी भौतिक सेवा। तो पहला क्या है कि जो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं उसको प्रकट करना, दूसरा उनकी नैतिक स्थिति की पूर्ण लब्धि और उनकी भौतिक सेवा। ये 3 चीज़ हैं जो कला में उसको ऐसा नज़र आता था। और ये इस बात का जिक्र उसने किस में किया? मॉडर्न पेंटर्स में किया। किसमें? मॉडर्न पेंटर्स में किया। आगे देखते हैं। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो अब इस पर कुछ बताना नहीं है। किसका है? रस्किन का है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? रस्किन का है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है कि पूछे कि क्रोचे क्यों सही नहीं होगा। तो अब देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रोचे का जो है वो सिद्धांत किसका है? अनुकरण का। मूलतः सिद्धांत किसका है? अनुकरण का सिद्धांत है। ठीक है ना।
नहीं सॉरी, अनुकरण का नहीं, अनुकरण तो अरस्तु का है। अनुकरण अरस्तु का सिद्धांत है। एक्सप्रेशन का सिद्धांत किसका है? क्रोचे का है। तो कला एक अभिव्यक्ति है, ये रस्किन का भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो रस्किन का भाव है वो क्या है? प्रकृति की तरफ झुका हुआ है, और क्रोचे का भाव प्रकृति की तरफ झुका हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो अगर सवाल आपके सामने आता है तो आप उसको पढ़ेंगे कि वो पूछ क्या रहा है वास्तव में। मॉडर्न पेंटर्स के लेखक किसने जो है, कौन है? तो मॉडर्न पेंटर्स के लेखक कौन है? रस्किन है। अभी आपने देखा कौन है, जॉन रस्किन ने मॉडर्न पेंटर्स को लिखा था। पीजीटी 2011 में पूछा गया है, तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार भी किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, और क्रोचे का भी ये विचार है। ठीक है ना। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये विचार किसका है? ये तो क्रोचे का भी विचार है। आगे देखेंगे, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव के द्वारा शारीरिक मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। फ्रायड ने कला को मानव के दमित वासनाओं का उभार माना है। क्रोचे की दृष्टि से कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है, क्रोचे की दृष्टि से कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्या है? बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। जो आपको बाह्य प्रभाव दिखता है उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति है, इसको आपको याद रखना है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये बात थोड़ी सी अलग है क्रोचे से, इसलिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर सही होगा। क्योंकि क्रोचे का ये मानना है कि जो उसका सोचना है, जो उसकी आंतरिक सोच है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो क्या है? कला, उसको वो कला मानते हैं। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये बात थोड़ी सी अलग है, बहुत ही माइल्यूट डिफरेंस आपको दिखेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप इसको करिएगा। कला एक संसार नहीं किंतु संसार की समझ है। कला क्या है? से एक संसार नहीं है, जबकि संसार को समझना है। कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? अब जो है यहाँ पर ये यूपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में सवाल पूछा गया है, और उपयुक्त उत्तर न मिलने के कारण जो है ये सवाल आज भी जो है एक संशय की स्थिति में बना हुआ है। इस सवाल का जवाब ना तो आयोग ढूंढ पाया, और ना ही जितने अध्यापक और ये किताब बनाने वाले हैं वो इसको ढूंढ पाए। ये सवाल आप गूगल करके देखिएगा, और ये सवाल मेरे सामने पहली बार आ रहा है, इसलिए मैं इस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया, नहीं तो मैं चेक करता। मैं इस पर ज़रूर ध्यान दूंगा, और आप लोग भी ज़रूर ध्यान देना। अगर आपको गूगल करने पर या कहीं किताब में मिल जाए तो आप ज़रूर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स पर लिख करके, या आप मुझे फ़ोन भी कर लेंगे। उद्दात का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न सौंदर्य शास्त्र में उद्दात का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने, या लोजाइनस ने, या हीगल ने, या क्रोचे ने? तो उत्तर तो लिखा हुआ है, तो लोजाइनस हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसमें दिया नहीं है, तो इसका मतलब कि इस सवाल से बाद में कोई सवाल और नहीं पूछे गए। सीधा सीधा एक बात आपको याद रखना है कि उद्दात का सिद्धांत किसने दिया? तो लोजाइनस ने दिया, ये आप याद रखेंगे। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हीगल की जो थ्योरी है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे कई सवाल आगे बनेंगे। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला को, संगीत कला को, मूर्ति कला को, या स्थापत्य कला को? तो काव्य कला को हीगल ने सर्वश्रेष्ठ माना है। उत्तर यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है। वास्तुकला में जड़ तत्व अधिकतम होता है, चेतना तत्व न्यूनतम होता है, इसलिए इसे निम्नतम श्रेणी में रखा गया है। काव्य कला को उच्चतम स्थान दिया गया है क्योंकि उसमें बौद्धिक तत्व अधिकतम होता है। तो समझने का प्रयास करिए कि काव्य कला को सबसे बेहतर इसलिए कहा क्योंकि इसमें बौद्धिकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने काव्य कला को सबसे ऊपर रखा और वास्तुकला को सबसे नीचे रखा, क्योंकि इसमें सुंदरता कम है और इसमें भौतिक चीज़ें ज़्यादा हैं, जड़त्व ज़्यादा है। मूर्तिकला को वास्तुकला से उच्चतर, और चित्रकला को मूर्तिकला से उच्चतर, और संगीत कला को चित्रकला से ऊपर स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार जो स्थान है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका काव्य कला हो जाएगा, काव्य कला के बाद में आपका संगीत कला हो जाएगा, संगीत कला के बाद में आपका चित्रकला हो जाएगा, चित्रकला के बाद में आपका मूर्ति कला हो जाएगा, और मूर्ति कला के बाद में आपका वास्तुकला हो जाएगा। तो इस प्रकार हीगल का वर्गीकरण है। इसको कुछ इस प्रकार आप लोग लिखें तो ज़्यादा सही होगा।
तो काव्य कला, काव्य के बाद में आपका संगीत कला, उसके बाद में आपका चित्रकला, ठीक है ना। चित्रकला के बाद में मूर्ति कला, और मूर्ति कला के बाद में सबसे आखिर में क्या है आपका वास्तुकला। क्या है वास्तुकला। तो वास्तुकला को सबसे पीछे रखा है किसने, हीगल ने, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में बांटा, तो 5 वर्गों में अभी आपने देखा। कौन कौन से, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला और आपका जो है वास्तुकला, और इसके अलावा एक मूर्ति कला, ठीक है ना, मूर्ति कला। तो ये 5 कलाओं को उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण में बांटा है। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है अमूर्त, ऑप्शन बी है प्रतीकवादी, ऑप्शन सी है शास्त्रीय, और ऑप्शन डी है स्वच्छंदतावादी। तो ऑप्शन ये सही है अमूर्त। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं और जवाब को अच्छे से समझते हैं। कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। अब यूरोप में हीगल प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे जिन्होंने कला का वर्गीकरण किया था। उन्होंने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में बांटा था। प्रतीकात्मक यानी कि कला जो है उसके 3 भाग हैं। एक तो सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में, दूसरा क्लासिकल शास्त्रीय, और इसके अलावा स्वच्छंदतावादी यानी कि रोमांटिक। तो उन्होंने 3 वाद इसमें दिए थे, जो है सिंबॉलिक, क्लासिकल और रोमांटिक, ये 3 दिए थे। अब यहाँ पर जो सवाल पूछा है वो क्या है कि हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंबॉलिक यानी कि जो है प्रतीकवादी, शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल, और स्वच्छंदतावादी यानी कि रोमांटिक। तो इसका मतलब कि अमूर्त की बात उन्होंने नहीं की थी। तो अमूर्त कला की बात हीगल के द्वारा नहीं की गई है, और यही इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किसका कथन है, रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं, ठीक है ना। रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है, और ये सवाल भी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। बहुत सवाल एलटी ग्रेड वाले बहुत पूछते हैं सौंदर्य शास्त्र से, और फिर जो एलटी ग्रेड आपका आने वाला है उसमें सौंदर्य शास्त्र से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। मैंने सौंदर्य शास्त्र को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। तो अगर आपको मेरा पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही शानदार टेस्ट होते हैं प्रत्येक रविवार को, और इस टेस्ट को आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे आपकी वास्तविक स्थिति पता चल पाएगी। इस टेस्ट में 125 क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छे पढ़ने वाले कॉम्पिटिटर आपको मिलते हैं, उनके बीच में आपका रैंक आता है और आपकी वास्तविक स्थिति आपको पता चलती है। तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें। हीगल का क्या मत है, रोमांटिक कला अपने विघटन की प्रक्रिया खुद को जो है अपने आप में समाहित करके रखती है। तो हीगल ने क्या कहा कि जो रोमांटिक कला है वो अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित रखती है, यानी कि उसके अंदर ही होता है उसके विघटन की प्रक्रिया। आगे देखेंगे, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएँ आती हैं। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कला आती है, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला, या इनमें से सभी। तो ये सभी ललित कलाओं के दायरे में आती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि ललित कलाओं के दायरे में क्या क्या आती हैं। तो भारत में मुख्यतः 5 ललित कलाएँ मानी जाती हैं। कौन कौन सी, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, वास्तुकला और नृत्य कला। तो भारत में जो ललित कलाएँ हैं वो क्या क्या हैं, चित्रकला है, स्थापत्य कला है, वास्तुकला है और नृत्य कला है। यहाँ पर आपको ध्यान का देना है कि मूर्ति कला को भारत में ललित कलाओं के श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि चित्रकला, स्थापत्य यानी कि भवनों का निर्माण, संगीत म्यूजिक, वास्तुकला और जो है नृत्य कला, ये आपके ललित कलाओं में आता है। लेकिन मूर्ति कला आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला व काव्य कला को प्रमुख कलाएं माना है। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि आपको काव्य कला नहीं देखने को मिल रहा है। कहाँ पे, भारत के ललित कलाओं में। तो भारत में जो ललित कलाएं हैं उसमें काव्य कला नहीं है।
काव्य कला नहीं है। और मुझे लगता है कि वास्तुकला जो है इसको एज ए मूर्ति कला ही भारत के जो है ललित कलाओं में कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब मूर्ति कला तो इसमें कहीं ना कहीं समाहित हो जाएगी, क्योंकि स्थापत्य तो भवन हो गया और वास्तुकला को शायद मूर्ति कला के रूप में ही ये लोग मानते हैं। लेकिन काव्य कला जो है ये आपके भारतीय ललित कलाओं में देखने को नहीं मिलती है, जबकि जो पश्चिमी यानी कि हेगेलियन थ्योरी है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है वास्तु, मूर्ति, चित्रकला, संगीत व काव्य कला। ललित कलाएँ कितनी हैं? ललित कलाएँ कितनी हैं? 5 हैं। चाहे आप भारत में देखें या भारत के बाहर देखें, हेगल की जो अवधारणा है उसमें भी आपको 5 की देखने को मिलती हैं। ललित कलाएँ कितनी मानी गई हैं? 5 मानी गई हैं। तो एकदम सिंपल है। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, त्रिआयामी या लय? तो लय, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको कर पाएंगे कि लय सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लय के बिना कोई कला नहीं होती। लय समस्त कलाओं का आत्मा है। यहाँ पर पहला ही लाइन लिखा हुआ है। लय क्या है? समस्त कलाओं का आत्मा है, जिसका अर्थ है प्रवाह। प्रवाह या लय गति का आधार है। इस प्रकार लय का अर्थ हुआ समान तत्वों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न हुआ निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी। चित्र में लय, रेखा, तान, वर्ण आदि तत्व मिल करके उत्पन्न करते हैं किसको? एक चित्र को। लय का स्वरूप आवृत्ति मूलक होता है। आवृत्ति का मतलब होता है किसी एक स्थान पर जैसे तरंगे चलती है तो इसमें आवृत्ति आपको होती है। तो यानी कि जो लय है ना वो आवृत्ति मूलक है, वो है विद्यमान है, सदैव कंटिन्यूस रहती है, ठीक है ना। बिना लय के जो है कोई भी चित्रकला नहीं होती है। और गति के आवर्तन में लय निहित रहती है। चित्र में इसके प्रयोग से सौंदर्य, मधुरता और समरसता उत्पन्न होती है। तो सवाल क्या था? ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो पोत जो है आपको हर कला में नहीं देखने को मिलेगा। तान आपको म्यूजिक में देखने को मिलता है। त्रिआयामी आपको मिलेगा स्थापत्य कला में, मूर्ति कला में मिल जाएगा, वास्तुकला जिसे आप कहते हैं। लेकिन लय जो है आपको हर कलाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर निम्न दार्शनिकों का सही जो है कालबद्ध करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा कि दूसरा वाला इसमें सही है, यानी कि प्लेटो, उसके बाद में प्लॉटिनस, देकार्ता और कॉलिंगवुड। इसका व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। उपरोक्त दार्शनिकों का सही कालक्रम जो है, प्लेटो 428 ईसा पूर्व से लेकर के 347 ईसा पूर्व थे। प्लॉटिनस जो है वो 204 ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व हैं। देकार्ता 31 मार्च 1596 से 11 फरवरी 1650 और कॉलिंगवुड जो है 22 फरवरी 1889 से 9 जनवरी 1943। तो ये सही क्रम था। आगे देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को ही नशीला बना देती है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। तो ये दो कथन है और इनमें कौन सा सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों इसमें सही हैं, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। यानी कि सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को नशीला बनाता है। मतलब कि कोई खूबसूरत चीज़ जो है ना वो अपने आप में नशीली होती है और उसको देखने वाला तो नशीला होता ही होता है। और प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, ये दोनों बातें सही हैं। और ये भी आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड 2018 में सवाल पूछा गया है। और ये कहा किसने है? शेक्सपियर महोदय ने कहा है। ये इंग्लिश जो है बहुत बड़े इंग्लिश साहित्यकार हैं विलियम शेक्सपियर, इन्होंने ही कहा है कि सौंदर्य वह शराब है जो पीने और पिलाने वाले दोनों को नशे से चूर कर देती है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है, अतः दोनों कथन सही है। तो शेक्सपियर का कथन क्या है कि सौंदर्य क्या है? वह शराब है जो पीने और पिलाने वाले दोनों को नशे में चूर कर देती है। किसने कहा? शेक्सपियर ने कहा। इतनी मेहनत पर लाइक बनता है दोस्तों, लाइक बनता है। बोलते बोलते गला सूख जाता है, लेकिन आपके लिए ये जो मेहनत है, जो ये जिद है ना, ये कभी कम नहीं होगा, ये लगातार आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है, ये किसने कहा है? तो ये अभिनव गुप्त ने कहा है। उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने प्रेक्षक को ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से सर्वप्रथम मुक्त करने की बात कही, ठीक है ना।
आगे देखते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? रस कला की आत्मा है, ये किसने कहा? अभिनव गुप्त ने कहा। किसने? अभिनव गुप्त ने कहा। अभिनव गुप्त ने रस के 9 अस्थाई भाव माने हैं, ठीक है ना, और 9वां वाला इन्होंने ही जोड़ा था, उससे पहले 8 ही होते थे। उनके अनुसार रस का आस्वाद भावों के माध्यम से प्रेक्षक के हृदय में होता है, इसलिए भाव और रस में परस्पर शरीर और आत्मा का संबंध होता है। आगे देखेंगे, वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी, साहित्य संगीत कला विहीन, ठीक है ना। तो ये किसने लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, यानी कि कला है तभी ये सारी चीज़ें हैं। ये किसने कहा है? ये भर्तृहरि ने कहा है, भर्तृहरि ने कहा है। और ये सवाल भी LT ग्रेड में पूछा गया है। और ये एक जो है एक तरीके से श्लोक है। क्या है? एक श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना, सात छात पशु पुच्छ विषाणु हीना, ठीक है ना। जिस प्रकार एक जो पशु है बिना पूंछ और सींग के होता है, उसी प्रकार जो साहित्य और संगीत है ये अगर कला विहीन है तो ये बिल्कुल उसी प्रकार हो जाएगा जैसे एक पशु बिना सींग और पूंछ के हो, ठीक है ना। तो ये किसने कहा? भर्तृहरि ने कहा, भर्तृहरि ने कहा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा है, देखिए LT ग्रेड में जो पेपर आता है कितना ज़्यादा डीप में आता है, तो आपको तैयारी भी इसी लेवल की करनी होगी। आगे देखेंगे, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो ये जाता है किसको? भरत को। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा और उसी का जो है उसी में आपको रस सिद्धांत देखने को मिलता है। और वो मानते भी हैं कि कला क्या है? रस की निष्पत्ति होती है। रस सिद्धांत का आधार शिल्प भरत मुनि ने रखी और उनसे पूर्व भी यह सिद्धांत प्रचलित रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अतः भरत मुनि ही रस सिद्धांत के प्रारंभकर्ता कहे जा सकते हैं। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? ऑब्वियस सी बात है, भरत ने दिया। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा और वहीं से रस की उत्पत्ति मानी जाती है। तो भरत मुनि ने 2री से 3री शताब्दी के बीच में काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस तथा भयानक रस नाम से उसके 8 भेदों का वर्गीकरण किया, ठीक है ना। 8 भेद। 9वां किसने दिया? आगे आप देखेंगे भानुगुप्त ने दिया, अभिनव गुप्त ने, ठीक है ना। किसने? अभिनव गुप्त ने दिया, और वो 9वां रस होगा, ठीक है ना। और जो है शांत, जो कि शांत रस सबसे आखिरी में जुड़ता है, और इसका जो अस्थाई भाव है वो क्या है? निर्वेद है। आगे देखेंगे, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया? तो ऑब्वियस सी बात है, 8 है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? तो आचार्य भरत मुनि हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो ये भरत मुनि साहब हैं, एकदम कन्फर्म। नाट्यशास्त्र के प्रणेता, वही सवाल फिर से, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचना किया है? तो भाव कितने? 49। इसको आप याद रखेंगे। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचना किया है? 49 भाव। कितने? 49 भाव। अब इसमें 33 संचारी भाव हैं और 8 जो हैं वो सात्विक भाव हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए ये? 8 अच्छा, और 8 अस्थाई भाव हैं। 8 अस्थाई भाव हैं और आपके 33 संचारी भाव हैं और 8 सात्विक भाव, यानी कि 8 और 8 16 और 33 49। तो टोटल भावों की संख्या कितनी है? 49 है, जिसमें अस्थाई भाव कितने हैं? 8 हैं, संचारी भाव 33 हैं, और प्लस इसमें 8 करेंगे तो आपके सात्विक भाव। तो कुल मिलाकर के 49 भाव हैं। किसके अनुसार? नाट्यशास्त्र के अनुसार। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो भरत मुनि ने किया, अभी हमने ऊपर इसकी चर्चा कर ली है, ठीक है ना। और उन्होंने 8 प्रकार के रसों का वर्णन भी किया था। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि रस नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र जो है रंगमंच है, भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने अस्थाई भाव को ही रस माना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, भरत ने अस्थाई भावों को ही रस माना है, और भारत के अनुसार अस्थाई भाव कितने हैं? 8 हैं, इसलिए रस की संख्या कितनी है? 8 है।
आपने देखा था कितने भाव हैं, 49 भाव थे, जिनमें 8 अस्थाई भाव, 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव हैं। तो रस मतलब भाव, जो अस्थाई भाव हैं उन्हीं को रस मान रहे हैं भरत मुनि, इसीलिए रस की संख्या उन्होंने कितनी बताई, 8 बताई। भरत मुनि ने जो है लिखा है ये जो लिखा है विभावा अनुभाव विभचारी, ठीक है ना। तो इस और ये क्या है, संयोग दृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि ने रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य रस की निष्पत्ति जो है आप इसे मानते हैं। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। आचार्य धनंजय के अनुसार विभाव अनुभाव सात्विक भाव और विभिचारी भाव के संयोग से आस्वाद्यमान अस्थायी भाव ही रस है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है, और ये श्लोक है उसका। इतना जटिल आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे इतने जटिल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सिंपली आपको याद रखना है कि भरत मुनि नाट्यशास्त्र दिया है, उसमें 49 भाव हैं, 8 रस की बात की गई, इतना आप याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है आपका भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत जो है विषय क्या है। तो भरत मुनि की जो रस तत्व है उसके आधारभूत विषय क्या है, नाट्य में रस की निष्पत्ति होती है। मैंने कहा था कि उन्होंने कहा ही था कि जो कला है वो क्या है, रस की निष्पत्ति है, तो नाट्य में रस की निष्पत्ति होती है। आगे देखेंगे, वास्तु यानी कि स्थान, नेता यानी कि नायक और रस यानी कि भावनाएं के आवश्यक घटक हैं, किसके, रूपक के, किसके, रूपक के आवश्यक घटक हैं। और ये सवाल पीजीटी 2016 में पूछा गया है। रूपकों के भेद तत्व हैं कथावस्तु, नायक और रस। नाटिका में ये तीनों नाट्य और प्रकरण से भिन्न नहीं हैं, इसलिए भरत मुनि ने इसे नाटक और प्रकरण के भाव पर आश्रित कर दिया था। धनंजय ने उसी का अनुसरण किया। उन्होंने अपने ग्रंथ को 4 प्रकारों में विभक्त किया। इसमें प्रथम में कथावस्तु का विवेचन है, और दूसरे में नायक, और तीसरे में पूर्वांग और भारतीय आदि कृतियों, और चौथे में रस का विवेचन किया गया है। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाला रस सिद्धांत कौन सा है, तो ये नाट्यशास्त्र से ही आता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, और यहाँ पर कुछ नाट्यशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाला रस सिद्धांत नाट्यशास्त्र। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में कितने 6000 काव्य छंदों के कुल 36 अध्याय हैं। कितने, 36 अध्याय हैं, और इसमें 6000 काव्य छंद हैं। इस ग्रंथ के अंदर नाटकीय रचना, नाटक की संरचना और इसके आयोजन के लिए मंच का निर्माण, अभिनय की शैलियाँ, शरीर की गति, श्रृंगार, वेशभूषा, एक कला निर्देशक की भूमिका तथा लक्ष्य, संगीत, वाद्य यंत्र, कला प्रदर्शन के साथ संगीत के एकीकरण को शामिल किया गया है। यह विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशास्त्र है, जिसको 6000 काव्य छंदों में और 36 अध्याय में बांटा गया है। आगे देखते हैं, संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक कौन हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है, कौन है, भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि है। आगे देखेंगे, पूछ रहा है सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है, क्या है, रूपक। अभी ऊपर ये सवाल आपको मिला था और ये रिपीट करके यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखेंगे, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया, तो अभिनवगुप्त ने। किसने, अभिनवगुप्त ने। मैंने बताया था ना कि शांत रस जो कि 9वां रस है, इसको अभिनवगुप्त ने जो है प्रस्तुत किया था। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया, और भरत मुनि के अनुसार रस क्या है, अस्थाई भाव हैं, और उन्होंने अस्थाई भाव 8 बताए थे। अभिनवगुप्त ने शांत रस को 9वां रस माना है, अतः अभिनवगुप्त को शांत रस का जो है जन्मदाता या उसका पहला प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। सुनीति शतक में आचार्य विद्यासागर ने लिखा है कि जिस प्रकार तिलक ने बिना चंद्रमुखी, उद्यम के बिना देश और सम्यक दृष्टि के बिना मुनि का चरित्र सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार शांत रस के बिना कभी सुशोभित नहीं होता है। ये किसने कहा, सुनीति शतक में कहा है, किसने, आचार्य विद्यासागर ने। तो शांत रस किसने दिया, अभिनवगुप्त ने दिया। संचारी भाव का संबंध किससे है, संचारी भाव का संबंध किससे है, सौंदर्य से, शिल्प शास्त्र से, रस से, अभिव्यक्ति से। तो किससे है, रस से है। किससे है, रस से है। संचारी शब्द का अर्थ साथ साथ चलना होता है। संचारी भाव अस्थाई भाव के साथ साथ संचरित होते हैं। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए अस्थाई भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं,
और तुरंत लुप्त हो जाते हैं वह संचारी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। अस्थायी भाव 8 हैं और सात्विक भाव कितने हैं? 8 हैं। संचारी भाव यहाँ पर आपको दिए गए हैं, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, तो वही बहुत सारे हैं, इनको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया है। तो लगभग हमने सौंदर्य शास्त्र को पूरा कवर ही कर लिया है और ये पहला पार्ट था। ये कारवां इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक हम पूरा घटना चक्र कवर नहीं कर लेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है कि आप घटना चक्र आपको खरीदना ना पड़े और जो बोरिंग तरीका है पढ़ने का उससे निजात मिले और यहाँ पर आप हमारे साथ चर्चा कर लें सिंपली और आपको याद हो जाए। तो फिर आपको कहता हूँ जिनकी तैयारी अभी एकदम शुरुआत की है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड बैच में। इसके अलावा हमारा टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट फुल टेस्ट होता है, 125 क्वेश्चन का होता है, प्रत्येक रविवार का होता है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे फ़ोन करना होगा 9616 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और क्या आप मेरे इस नए प्रयोग से खुश हैं या आपको इसमें कुछ और परिवर्तन चाहते हैं, या जो भी आपका एक सुझाव हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप उत्साहित हैं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।